नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप जी है। सर, भविष्य कहाँ देख रहे हैं 2.0? क्या जनता खुशहाल रहेगी? क्या जनता के जो मैनिफेस्टो, जो वादे किए गए थी सरकार, वो हो पाएगा? क्या भविष्य देख रहे हैं? दानिश जी, भविष्य ये है जनता का कि इस देश में, इस प्रदेश में आने वाले समय में, देश में भी, लेकिन पर्टिकुलर में 2.0 की जो बात चल रही है उत्तर प्रदेश की, मैं उस पर कहूंगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो 5 साल में जितने बुरे दिन देखे हैं, अब से पहले आने वाले 5 साल अगर ये सरकार रहती है, हालांकि हम इसे उखाड़ के फेंक देंगे, 2024 के चुनाव से पहले इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। तो 5 साल पूरा नहीं होगा? नहीं, मतलब ही नहीं है 5 साल पूरा नहीं होगी, बात नहीं है, आप लिख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो सरकार है, अगर 5 साल चल गई तो लोगों के, जो उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, वो जनता है, उस जनता को इतने बुरे दिन देखने पड़ेंगे जो उसकी कल्पना से बाहर हैं। अभी तो देखिए आप, होता क्या, धीरे धीरे आएगी। क्योंकि एजुकेशन जो है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो एजुकेशन यानी शिक्षा, वो पूरी तरह से गरीबों के हाथों से छीन ली जाएगी। धीरे धीरे आप देखना, सरकारी स्कूल वैसे ही बेकार हो चुके हैं, उनमें शिक्षा नाम की चीज है ही नहीं। आने वाले समय में ये शिक्षा बंद हो जाएगी, सरकारी स्कूलों पर ताला लगेगा। और आप ऐसी बातें कह रहे हैं कि सरकार जो है 24 तक ही चलेगी, उससे पहले भी सरकार, इसके पीछे क्या कुछ तैयारियां है, कुछ ठोस चीज है, या फिर बस बयान दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं दानिश जी, मैं वैसे बयान नहीं दे रहा हूं, ये हवा में नहीं है। हम बाकायदा पूरे कानूनी और संवैधानिक तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे। और जैसा हमने बता दिया कि 2 तारीख को हमने देश भर के लोगों की मीटिंग बुलाई है, रानी झांसी रोड, अंबेडकर भवन पर, दिल्ली में, जो पहाड़गंज की साइड में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर है। तो वहां पे हमने मीटिंग बुलाई है और वहां पे देश भर के लोगों के साथ चर्चा करके उस दिन से आंदोलन शुरू होगा ईवीएम के विरोध में, ईवीएम को लेकर। लेकिन साथ में और भी जो मुद्दे हैं, वो भी मुद्दे इसमें शामिल रहेंगे, जिसमें बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, निजीकरण एक मुद्दा है, और पुरानी पेंशन एक मुद्दा है। ये भी मुद्दे उसमें शामिल रहेंगे। लेकिन मेन जो है, वो मेन मुद्दा है ईवीएम का। तो ईवीएम को लेकर, क्योंकि ये जो सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, ये सरकार जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है। ये सरकार चुनाव आयोग द्वारा बेईमानी करके, ईवीएम में बड़े पैमाने पर घोटाला करके बनाई गई है। और शासन और प्रशासन की गुंडागर्दी से जो बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट थे, सपा के जीते हुए कैंडिडेटों के ऊपर उन्हें जिताया गया, डिक्लेयर किया गया, सर्टिफिकेट दे दिए गए और सपा के जीते हुए कैंडिडेट्स को हराया गया। इस तरह से शासन प्रशासन की गुंडागर्दी से बनाए हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार इतना आसान है क्या? कोई कमजोर नस आप पकड़े हुए हैं क्या? तो आपको पता है क्या कोई कमजोर नस? बहुमत जिस तरह से, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, जो बहुमत आया है, वो बहुमत कैसे आया है? वो जनता का बहुमत नहीं है, जनता का दिया हुआ बहुमत नहीं है। वो मशीनों में चोरी करके, बेईमानी करके, शासन प्रशासन की गुंडागर्दी के माध्यम से हासिल किया बहुमत है। इसे आप बहुमत नहीं कह सकते हैं। अगर वाकई में बहुमत है, और जो आप बात करें, तो मैं तो चुनौती देता हूं ना बीजेपी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को चुनौती देता हूं, आप एक बार बिल्कुल निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव करवाइए, बैलेट पेपर से कराइए। अगर आप जीतते हैं, बहुत बढ़िया, हम भी आपको बधाई देने जाएंगे, गुलदस्ता लेके आपको बधाई देने जाएंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन जिस तरह से चुनाव जीता गया है, और यह प्रजातंत्र के लिए बड़ी भयानक स्थिति है। क्योंकि इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक और स्थिति सामने आई है, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। न केवल यहां ईवीएम वगैरह लूट के और प्रशासन की गुंडागर्दी से जिताया गया, बल्कि अब तो यह हुआ कि जो एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं, जब तक तो शपथ भी नहीं ली मोदी जी, उन्होंने, योगी जी ने, उससे पहले ही जो एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं, उसमें जो पर्चा भरे जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स के पर्चों को फाड़ा जा रहा है, छीना जा रहा है, कैंडिडेट्स को मारा जा रहा है, जबरदस्ती उनके पर्चे जो कैंसिल किए जा रहे हैं। और इतना डराया गया कि 7 जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने पर्चे वापस ले लिए। आप ये स्थिति देखिए, इसका मतलब यह हो गया कि आने वाले समय में तो कोई व्यक्ति, उसको पर्चा ही नहीं भरने दिया जाएगा, और आप पर्चा ना भरने देंगे तो वो सब अपने आप ही निर्दलीय हो जाएंगे। ये स्थिति आने वाली। इसका मतलब शासन प्रशासन इस गुंडागर्दी पर उतरा हुआ है, ये इस तरह की गुंडागर्दी करेगा। यह भविष्य जो दिख रहा है, इसी किस्म की गुंडागर्दी का भविष्य दिख रहा है, इससे तो यही लगता है। तो ये जो स्थिति है, इसको समझने की जरूरत है। यह प्रजातंत्र नहीं है। हां, अगर आपके पास बहुमत तो जीतिए ना आप, कौन मना कर रहा भाई? यह आपको डर लगता है, मैं जानता हूं आपको डर नहीं लगता, बल्कि अंदर से कापी हुई है बीजेपी। उसे मालूम है कि इस प्रदेश की नहीं, देश की 80% जनता बीजेपी के विरोध में है।
20% के आसपास ही लोग उनके पास में हैं, अन्यथा 80% जनता विरोध लेकिन में है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे भी हैं, वो कह रहे हैं कि अब जब बरसात चला गया तब छाता खोल रहे हैं भानु प्रताप जी, अब क्या मतलब चल रहता है, शपथ ग्रहण हो गया, सब कुछ हो गया। लोग अगर इतने समझदार होते तो बात ही क्या थी। लोग जो कहते हैं वो कहने दें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह लड़ाई देश को बचाने की लड़ाई है, और जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि यह लड़ाई भारत की आजादी की दूसरी लड़ाई है। आप मेरे शब्दों को ध्यान दें। आप एक लड़ाई लड़ी भारत ने आजाद होने के लिए, जो हुआ 1947 में भारत आजाद हुआ, वो पहली आजादी की लड़ाई। इस बार जो अब लड़ाई है, इस देश के जो काले अंग्रेज हैं, काले अंग्रेज कहना भी उन्हें बेकार है, क्योंकि अंग्रेजों ने तो कई काम बहुत बढ़िया किया, पर इस देश के जो इस समय तानाशाह शासक है, उनके हाथों से, उनके क्रूर हाथों से इस देश को बचाना भारत की आजादी की दूसरी लड़ाई है। और यह लड़ाई हम बहुत धैर्य के साथ, बहुत सोच समझकर, बहुत ही बढ़िया रणनीति के तहत हम लड़ने जा रहे हैं। 2 तारीख को इसकी हम घोषणा करेंगे, आप देखेंगे आने वाले समय में। तो जो लोग बाहर बैठे हैं, उनको जो मन में आता है कह दें, मैं उनकी बात का कोई बुरा नहीं मानता। लेकिन जो लोग हमें देख रहे हैं, जो हमारे साथ हैं, वो जानते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं। आने वाला समय इसको दिखाएगा। आप तो किसान आंदोलन में भी डटे हुए थे और किसान आंदोलन काफी कामयाब रहा, आप लोग सब लोग उसमें रहे, तो क्या लग रहा है अब ये जो आंदोलन आप कह रहे हैं, जो बैठक आप करने वाले हैं, क्या देशव्यापी कुछ बड़ा आंदोलन होने जा रहा है? निश्चित रूप से देशव्यापी आंदोलन होगा, पूरे देश में आंदोलन चलेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और आंदोलन इतने बड़े पैमाने पर होगा जो अब तक हुआ नहीं है इस देश में आंदोलन। देखिए, किसान आंदोलन की आपने बात कही, आपने कई चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। आप जो आप खुद कहते हैं कि ये सरकार, सुप्रीम कोर्ट हो या सब तमाम संस्थाएं जो हैं वो उनके हाथ में रहती है, तो फिर यहाँ पे ईवीएम को हटा पाना आसान होगा क्या? आंदोलन की कामयाबी यहाँ पर संभव दिख रही है? दानिश जी, आसान कुछ भी नहीं है। इस धरती पर जन्म लेना ही आसान नहीं है, तो आप बाकी तो सारी चीजें छोड़ दीजिए। जिंदा रहना आसान नहीं है इस देश में, इस धरती में, तो आसान, निश्चित रूप से आसान नहीं है, और बहुत ही कठिन ये लड़ाई है। और मैं आपको बताऊं, जो साथी हमारे लगातार फोन आ रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि हम आपके इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं, आप जानते हैं मैं उनसे क्या कहता हूं? मैं उनसे यही कहता हूं कि भाई, ये मजाक नहीं है, ये आंदोलन है, ये देश की आजादी का आंदोलन है। और जो लोग लड़ने और मरने के लिए तैयार हों, मुकदमे झेलने के लिए, एफआईआर करवाने के लिए, जेल जाने के लिए, यूएपीए कानून में मुकदमा झेलने के लिए, और जो एनएसए में बंद होने के लिए तैयार हों, वही लोग इस आंदोलन में आए। अब आप समझ रहे हैं कि मैं किस तरह से मतलब लोगों को बातें कह रहा हूं। और उस सब के बावजूद भी आपको हैरानी होगी, इस सब के बावजूद भी 99% लोग कह रहे हैं, आप खड़े हैं तो हम चाहे मर जाए, कुछ भी हो जाए, हम हर बात के लिए तैयार हैं, हमें किसी बात की चिंता नहीं, चाहे हम गोली से मार दिया जाए, चाहे जेलों में सड़ा दिया जाए, लेकिन इस आंदोलन में हम भाग लेंगे और इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। निश्चित रूप से बहुत गंभीर, बड़ी कठोर लड़ाई है, आसान नहीं है, लेकिन हमें देश को बचाने के लिए यह कठोर और कठिन लड़ाई लड़नी है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां तबाह हो जाएंगी, आने वाली पीढ़ियां। सर, आप कानून के तो अच्छे जानकार हैं, एक वरिष्ठ वकील भी हैं, तो आपसे सर सवाल ये है कि देश में जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, जज हैं बड़े बड़े, तो क्या जब इतना गड़बड़ घोटाला है चुनाव में ईवीएम को लेकर के, तो वो आवाज़ वो क्यों नहीं आते हैं मीडिया के सामने, खुलकर बात क्यों नहीं रख पा रहे? देखिए, यही अफसोस की बात है दानिश जी, यही अफसोस की बात है कि जो बातें, जो चीजें इस देश के आम व्यक्ति को दिख रही हैं, जो आपको नजर आ रही हैं, आपको नजर आ रही है, मुझे नजर आ रही हैं, आम जनता को, जन साधारण को नजर आ रही हैं, वो बातें इस देश की अदालतों को क्यों नजर नहीं आ रही? वो बातें इस देश के उन जो संस्थाएं हैं जो वाकई में कुछ कर सकते, उन्हें क्यों नजर नहीं आ रही? ये बातें हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं नजर आ रही? जो देख रहे हैं हम नजारा कि एमएलसी का पर्चा भरने जा रहा है व्यक्ति, उसको पकड़कर पीटा जा रहा है, उसके कपड़े फाड़ दिए गए हैं, उसका पर्चा फाड़ दिया गया, पर्चा कैंसिल कर दिया गया, दुनिया भर में ये वीडियो देखी जा रही हैं। क्या ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किसी ने नहीं देखी होंगी? जिस सरकार ने, ये यूं कहें कि जिस पार्टी की सरकार है, उसी पार्टी के लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, गुंडागर्दी, तो वो पार्टी तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी नहीं। वो शासन, प्रशासन, पुलिस के लोग, उनके सामने ये सब कुछ हो रहा है, तो वो तो करेंगे नहीं। फिर किसके पास ये अधिकार है जो इसे रोक सकता, कर सकता? वो केवल और केवल कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। उन्हें सुमोटो एक्शन लेना चाहिए। आपने अपील भी किया था, लेकिन सुना नहीं गया। बिल्कुल, उन्हें सुमोटो एक्शन लेना चाहिए, लेकिन नहीं लिया जा रहा। हर बात के लिए
कहां तक मुकदमे डाले जाएंगे? आप बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं। कहीं भी किसी एक ऐसी चीज पर अगर कठोर एक्शन हो जाए तो मैं समझता हूं शासन प्रशासन की आंखें खुल जाएंगी। ये सारी चीजें जो है, इनको ये बहुत गंभीर समस्या। क्या इंसान जो लोग जो उम्मीद रखते हैं सुप्रीम कोर्ट से, उन्हें हताश होनी चाहिए या फिर अभी कुछ उम्मीद? भाई मुझे तो नहीं लगता कि कहीं भी उसकी कोई उम्मीदें पूरी हो रही हैं। कहीं भी दूर दूर तक कोई उम्मीदें पूरी होती नजर आ रही हैं? नहीं नजर आ रही हैं। जैसे एक बात को अगर हम देख लें, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात करें हम, तो आप देखेंगे अनुच्छेद 370 पर जो पिटीशन पड़ी हुई थी, जो कि तो पड़ी है, अब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। कार्रवाई तो बहुत छोड़ी है। इसके अलावा अगर आप आ जाएं वो तो देखें, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो कितना गंभीर मसला है, राजनीति में कितना भयानक भ्रष्टाचार बीजेपी ने किया है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। सब यूं के यूं पड़े हैं पिटीशन, कहीं उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। इसके अलावा और अगर आ जाएं पेगासस, मतलब आप सरकार की वो देखिए, आप सरकार की तानाशाही देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट में जवाब फाइल नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को जो करना कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी बना ली, लेकिन अभी तक ये मार्च का एंड होने जा रहा। आज मार्च की जो है ये करीब 27 तारीख है, 28 तारीख है मार्च की। इस 28 तारीख में 2 दिन बाद ये खत्म हो जाना है। अभी तक क्या कार्रवाई है? कोई कार्रवाई नहीं है। और 15 मई से सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां हो जानी है। 15-20 मई के आसपास जो छुट्टियां, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, वो करीब 2 महीने के लगभग वो छुट्टियां चलती हैं। ये पूरा पीरियड चला जाएगा। तो आप ये देखिए कि किस तरह से लोगों का विश्वास कोर्ट पर जगे। ये काम तो कोर्ट को करना होगा ना। क्या इसका हल क्या है? आंदोलन है, जनता जागरूक हो, क्या इसका हल? देखिए, जब इतनी बुरी स्थिति आ जाए तो केवल और केवल उस समस्या का हल होता है जन आंदोलन, या आप कह सकते हैं जन क्रांति। उसी से ये सारी चीजें ठीक होंगी, बिना उसके कुछ नहीं होगा। जब जो जनता जो इतना पीड़ा में है, जिस पे इतना अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है, लगातार जिसको सताया जा रहा है, लगातार जिसके अधिकार छीने जा रहे हैं, लगातार जिसके अधिकारों को दमन किया जा रहा है, जिसके सारे सुविधाएं सब छीन ली गई हैं, जिससे शिक्षा छीन ली गई, रोजगार छीन लिया गया, स्वास्थ्य सुविधाएं छीन ली गई, किसान से उसका सारा सुख चैन छीन लिया गया, मजदूर की जिंदगी तबाह कर दी गई। ऐसे हालत में क्या हो? ऐसे हालत में इन सबको मिलके, किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगारों को, ये सब लोगों को मिलके आंदोलन करना चाहिए, जन आंदोलन करना चाहिए। और ये जन आंदोलन ही इस गंदगी को साफ करने का एकमात्र रास्ता है। हमें विश्वास है लोग इस बात को समझेंगे और समझ के इस पर कदम उठाएंगे, आंदोलन में हमारा साथ देंगे। सर, किसान वाले मुद्दे से हम भटक गए थोड़ा सा। हम ये जानना चाह रहे थे, जिस तरीके से आप लोग किसान आंदोलन में लगे रहे, किसान आंदोलन को कामयाब बनाया, उसका नतीजा, उसका फल भी आप लोगों को मिला, तो क्या उस तरीके से क्या ईवीएम में असफलता मिल पाएगी? लोग एकजुट हो पाएंगे? किसान में तो खैर सब लोग एकजुट हो गए थे। नहीं, निश्चित रूप से होंगे। आने वाले देखिए, आप देखिए, मैं दानिश जी आप सब लोगों के माध्यम से जिस तरह से आवाज जो पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में जो पहुंच रही है, और उसके बाद लोगों का जो रेस्पॉन्स आ रहा है, मुझे पक्का विश्वास है कि यह आंदोलन बहुत मजबूती से चलेगा और यह आंदोलन सफल होगा। और निश्चित रूप से हमारी कोशिश है कि जिस तरह से किसान आंदोलन में किसान साथियों ने पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक और प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ी, ये लड़ाई भी हम उसी तरह से लड़ेंगे और हम जीतेंगे, कामयाब होंगे। मैंने तब भी कहा था किसान आंदोलन में कि किसान, ये सरकार जो है, इसको कृषि कानून वापस लेने होंगे। अगर आप मेरा, वैसे तो मैंने पहले ही दिन कहा था, पर फिर भी मेरा एक 9 मार्च 2021 का एक मेरा वो है, जो वहां मैं वक्तव्य दिया था, भाषण मैंने दिया था रुद्रपुर में, उत्तराखंड में। मुझसे बातचीत में आपने कहा था कि लेना ही होगा वापस। हम भी कहें कि सर आसान नहीं है, आसान है, बोलिए। और बिल्कुल। और दूसरा मैं अगर आपको बताऊं तो जो CNRC का आंदोलन चला था, मैंने तब भी कहा था कि सरकार की इतनी औकात नहीं है कि सरकार ये कानून लागू कर सके। कानून पास करा लिए, राष्ट्रपति के साइन हो गए, नोटिफिकेशन हो गया, लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं है कि लागू कर सके आज भी। और मैं अभी भी कह रहा हूं, हिम्मत है तो लागू करके दिखाए, बताएंगे सरकार को। इसी तरह भविष्यवाणी करते हैं सर, आपने हर जगह भविष्यवाणी की। मैं अभी कह रहा हूं ईवीएम निश्चित रूप से हटेगी, इस देश का लोकतंत्र बचेगा, इस देश का संविधान बचेगा और बीजेपी को उखाड़ के फेंका जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इस देश की जनता को उसका हक मिलेगा, और जो लोग देश को तबाह करने पर तुले हैं, उन लोगों की हार होगी, निश्चित रूप से होगी। ईवीएम के विरुद्ध जो आंदोलन है, यह निश्चित रूप से जन आंदोलन बनेगा और ईवीएम का खात्मा होगा।